नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के डिस्कशन में हम करेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक पार्ट फर्स्ट, यानी कि स्कूल प्रशासन और शैक्षणिक भाग पहला। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच यूजफुल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस एंड अदर स्टेट बोर्ड्स। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इन टीचिंग मेथडोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अच्छे टेस्ट की, एक इवोल्यूशन की, असेसमेंट की क्या विशेषता है, हिंदी अर्थ देख लेते हैं। शिक्षण पद्धति में निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। देखते हैं विशेषता कौन कौन सी हैं। ए रिलायबिलिटी, बी वैलिडिटी, सी ऑब्जेक्टिविटी, डी ऑल दीज। करेक्ट आंसर इज डी ऑल दीज। सभी है। एक अच्छे परीक्षण की, एक अच्छे टेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं। वो रिलायबल होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए और साथ में उसकी ऑब्जेक्टिविटी है वो भी होनी जरूरी है। तो सभी ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। हमारा सही ऑप्शन हो रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। इन टीचिंग मेथडोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन टाइप ऑफ इवेल्युएशन। शिक्षण पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का एक प्रसिद्ध प्रकार है। कौन सा प्रकार है जो कि शिक्षण पद्धति में बहुत प्रसिद्ध है। सबसे पहले देखते हैं। ए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, बी समेटिव इवेल्युएशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी। फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो भी किया जाता है और सबमेटिव असेसमेंट किया जाता है। आपको मालूम है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है यूनिट एंड होने पर, जब भी हमने यूनिट को कंप्लीट किया है वो इवेल्युएशन कर लिया जाता है, एग्जाम ले ली जाती है। इसको हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। और कहीं पर बच्चे की कोई कमी आती है, वीकनेस आती है, तो तुरंत उसको इवेल्युएशन करके और रेक्टिफाई कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। सबमेटिव इवेल्युएशन है वो ईयर एंड पर या टर्म एंड पर इवेल्युएशन किया जाता है, तो उसको हम समेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं। दोनों ही टाइप के इवेल्युएशन है वो टीचिंग मेथडोलॉजी में अडॉप्ट किए जाते हैं। सही उत्तर हो रहा है सी। क्वेश्चन नंबर 3। इन योर ओपिनियन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन ए क्लासरूम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी अर्थ देखते हैं। आपकी राय में कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए वेल अरेंज फर्नीचर, बी टीचिंग मटेरियल, सी प्रॉपर प्लेस फॉर द टीचर, डी न्यू एजुकेशनल टेक्निक्स एंड मेथड्स। करेक्ट आंसर है वो आपको पता है। सही उत्तर हो रहा है डी न्यू एजुकेशनल टेक्निक्स एंड मेथड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग न्यू एजुकेशनल टेक्निक्स और मेथड्स हैं वो एक क्लासरूम के लिए इंपॉर्टेंट है। वेल अरेंज फर्नीचर है ये भी जरूरी होता है, टीचिंग मटेरियल भी जरूरी है, प्लेस प्रॉपर प्लेस फॉर टीचर ये सभी जरूरी है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर डी न्यू एजुकेशनल टेक्निक्स एंड मेथड्स। Question number 4. Teachers are usually advised not to teach which of the following subjects in the last period of the day. शिक्षकों को आमतौर पर सलाह दी जाती है कि वे दिन के अंतिम समय में निम्नलिखित में से किस विषय को नहीं पढ़ाएं। ऑप्शन ए इंग्लिश, बी मैथ्स, सी साइंस, डी ऑल दीज। यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश है वो भी मुश्किल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है या दूसरे लोकल लैंग्वेज के भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं वो इंग्लिश में मुश्किल महसूस करते हैं। मैथमेटिक्स है वो तो आपको मालूम है कठिन सब्जेक्ट है। साइंस भी कठिन सब्जेक्ट है। तो टाइम टेबल निर्धारित करते समय, टाइम टेबल बनाते समय ये बात का ध्यान रखा जाता है कि सब्जेक्ट की डिफिकल्टी है वो डिफिकल्टी लेवल है वो देखा जाता है कि किस लेवल का है, कौन सी लेवल का है। अगर ज्यादा कठिन सब्जेक्ट होते हैं तो शुरुआत के पीरियड में होने चाहिए, उसके बाद में हल्का सब्जेक्ट दिया जाता है, इजी सब्जेक्ट दिया जाता है, फिर कठिन सब्जेक्ट दिया जाता है। तो बच्चों की साइकोलॉजी को देखते हुए अंतिम पीरियड है इनमें इंग्लिश, मैथ और साइंस को नहीं पढ़ाना चाहिए। सही उत्तर हो रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड लेसन प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी अर्थ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता नहीं है। तो ये नहीं का पता लगाना है कि कौन सी अच्छी पाठ योजना की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ए
it must include specific objectives to be realized. B, activities to be done must be well defined. C, it need not include appropriate material aids to be used. D, it should include home assignment to be given to pupils. सही उत्तर हो रहा है सी, इट नीड नॉट इंक्लूड अप्रोप्रिएट मटेरियल एड्स टू बी यूज्ड। तो नीड नॉट है, नॉट गलत हो रहा है क्योंकि अप्रोप्रिएट मटेरियल एड्स हैं, वो टीचिंग मेथड मटेरियल्स हैं, वो यूज करने चाहिए। सारे ऑप्शंस देखते हैं। इट मस्ट इंक्लूड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड। तो अच्छे पाठ योजना की विशेषता होती है कि उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो होने चाहिए। एक्टिविटीज टू बी डन मस्ट बी वेल डिफाइंड, जो भी एक्टिविटी करवानी है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ये भी अच्छे पाठ योजना की विशेषता है। ये देखते हैं, इट शुड इंक्लूड होम असाइनमेंट टू बी गिवन टू पीपल्स। तो होम असाइनमेंट है वो भी अच्छे पाठ योजना की करेक्टर में आते हैं, लक्षणों में आते हैं। अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तो ये भी जरूरी हो जाता, परंतु ऑप्शन हमारा हो सही हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार सी। क्वेश्चन नंबर 6, द बेस्ट सिलेबस ऑफ द स्टूडेंट्स इज दैट बाय विच। विद्यार्थियों का सर्वोत्तम पाठ्यक्रम वह है जिसके द्वारा ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज एंश्योर्ड, बी सोशल नीड्स कैन बी फुलफिल्ड, सी पॉसिबिलिटीज फॉर द स्टूडेंट्स कैन बी मेड फेवरेबल, डी ऑल दीज। तो सही उत्तर है यहाँ पर डी, ऑल दीज। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज एंश्योर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का डेवलपमेंट विकास है वो एंश्योर करना होगा। सोशल नीड्स कैन बी फुलफिल्ड, ये भी जरूरी है कि समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनको फुलफिल करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। और सी है पॉसिबिलिटीज फॉर द स्टूडेंट्स कैन बी मेड फेवरेबल, जो भी संभावना है बच्चे की उसके लिए उसके पक्ष में हो जानी चाहिए। तो सारी विशेषताएं हैं वो सर्वोत्तम पाठ्यक्रम की है, सही उत्तर हो रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इन क्लास टीचिंग ऑडियो वीडियो सिस्टम शुड बी यूज्ड ओनली। मतलब कि कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य प्रणाली का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन सी परिस्थितियों में प्रयोग किया जाना चाहिए ऑडियो वीडियो सिस्टम का? ऑप्शन ए व्हेन चिल्ड्रन आर क्वाइट क्यूरियस, बी इन फेवर ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट, सी इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, डी व्हेन इट्स इफेक्ट इज बीइंग इवेल्युएटेड। करेक्ट आंसर इज बी, इन फेवर ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पक्ष में, सब्जेक्ट को अच्छा बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए ऑडियो वीडियो सिस्टम है उसका उपयोग करना चाहिए, सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड इवैल्यूएशन स्कीम ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान में इवोल्यूशन स्कीम है वो किसने दी थी वो देख लेते हैं। हिंदी अर्थ निम्नलिखित में से किसने पाठ योजना की मूल्यांकन योजना विकसित की? पाठ योजना में मूल्यांकन योजना है वो किसने विकसित की? ऑप्शन देखते हैं, ए हर्बर्ट कॉल, बी के मॉरिसन, सी बी एस ब्लूम, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सी, बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने लेसन प्लान के लिए इवैल्यूएशन स्कीम है वो प्लान की थी, सही उत्तर हो रहा है सी। क्वेश्चन नंबर 9, इवैल्यूएशन इज सेड टू बी कंप्रीहेंसिव एंड पर्पजफुल व्हेन। मूल्यांकन को व्यापक और उद्देश्यपूर्ण कहा जाता है जब, कब कहा जाता है व्यापक और उद्देश्यपूर्ण? कॉम्प्रीहेंसिव एंड पर्पजफुल कब कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए द होल सब्जेक्ट मैटर इज इवेल्यूटेड, बी ऑल टीचर्स आर इन्वॉल्व विद इट, सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑब्लिक एम्स आर कवर्ड, डी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड आर इवेल्यूटेड। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड आर इवेल्यूटेड। तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्रीहेंसिव एंड पर्पजफुल या व्यापक या उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन कहलाता है, सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, जनरली स्पीकिंग करिकुलम मींस कलेक्शन ऑफ। सामान्यतः पाठ्यक्रम का अर्थ है संग्रह करना। किसका संग्रह करना? ऑप्शन ए मटेरियल फॉर द चाइल्ड टू पास द एग्जामिनेशन, बी सिलेबस, सी एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस टू इंप्रूव नॉलेज, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज बी सिलेबस। डियर फ्रेंड्स, सामान्य रूप से करिकुलम है उसको क्या बोला जाता है? सिलेबस बोला जाता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि करिकुलम का मतलब क्या सिर्फ सिलेबस होता है, करिकुलम का पार्ट होता है, पाठचर्या का पार्ट होता है, या इससे अलग कोई चीज है?
आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, पुरानी परीक्षा में पूछे गए हैं और अभी भी उनका इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11. The perspective of National Curriculum Framework 2005 aims towards। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ 2005 पर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। बी, प्रमोट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सी, मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल। डी, ऑल दीज। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल दीज। एनसीएफ 2000 में ये बात बताई गई थी कि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, बच्चे के ज्ञान को स्कूल के बाहर से भी जोड़ करके देखना चाहिए, उस पर भी फोकस करना चाहिए। दूसरा, प्रमोट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये तो निश्चित रूप से हर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और नेक्स्ट है मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। एनसीएफ 2005 के आधार पर सीसी आया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों के हिसाब से। एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सीसी पैटर्न लागू किया गया था, परंतु उसको इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से हटा दिया गया, पर वो इंपॉर्टेंट था। सही उत्तर हो रहा है हमारा डी। Question number 12. The RT Act 2009 made compulsory all government and private sector schools to provide dash reservation to children belonging to the weaker section of the country। आरटी 2009 पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर हिंदी अर्थ देखते हैं। आरटी अधिनियम 2009 ने देश के कमजोर वर्ग के बच्चों को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूलों को अनिवार्य कर दिया। कितने प्रतिशत आरक्षण देना जरूरी हो गया था वीकर सेक्शंस के बच्चों के लिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 25%, बी 20%, सी 15%, डी 30%। 25% आरक्षण प्रदान किया जाए जो कि कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए, और ये लागू होगा सभी के लिए, चाहे तो गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट। सही उत्तर हो रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 13। द राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट मेक्स एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन एजेस ऑफ। हिंदी अर्थ देखते हैं। शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम किस उम्र के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, मतलब फंडामेंटल राइट दे दिया है आरटी 2009 के अनुसार। तो कौन सा एज ग्रुप उसमें शामिल होगा? ऑप्शन ए 5 to 12 years, बी 6 to 13 years, सी 6 to 14 years, डी 6 to 18 years। करेक्ट आंसर इज सी 6 to 14 years। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार प्रदान कर दिया गया है आरटी 2009 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14। द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। हिंदी अर्थ देखते हैं। स्कूल संगठन डैश को संगठित करने से संबंध रखता है, किसको संगठित करने से संबंध रखता है? ऑप्शन ए मेटेरियल इक्विपमेंट, बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन इक्विपमेंट, सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स, डी ऑल दीज। करेक्ट आंसर इज डी ऑल दीज। स्कूल संगठन है वो संगठित करने से संबंधित है, किसको संगठित करने से? मेटेरियल इक्विपमेंट को संगठित करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन इक्विपमेंट है, इसको भी संगठित करना है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। तो ये सारे सही उत्तर हो जाएंगे। सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 15। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन स्कूल प्रशासन से संबंधित गतिविधियों का हिस्सा नहीं है? स्कूल गतिविधियों का हिस्सा कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए एजुकेशन पॉलिसीज, बी इंस्टीट्यूशनल गोल्स, सी इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, डी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज। करेक्ट आंसर इज ए एजुकेशनल पॉलिसीज। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, इनको बनाने का कार्य है वो सरकार का होता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य होता है, जो सरकार ने पॉलिसी तैयार की है उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य है। तो ये हमारा कार्य नहीं होता एजुकेशन पॉलिसी प्रिपेयर करने का। बाकी सारे कार्य होते हैं। इंस्टीट्यूशनल गोल्स तैयार करने का होता है, इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल का भी होता है,
इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज का भी होता है, परंतु एजुकेशनल पॉलिसीज है वो हम नहीं बनाते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनाता है, इसको बनाता है सरकार। सही उत्तर हो रहा है ए। Question number 16. As per recommendations of the report on higher secondary school buildings 1959, ordinarily a school should be planned for enrollment of dash students. हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग 1959 पर रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार आमतौर पर डैश छात्रों के नामांकन के लिए एक स्कूल की योजना बनाई जानी चाहिए। मतलब कितने छात्रों के लिए योजना बनाई जानी चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग 1959 के रिपोर्ट के अनुसार। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 860 स्टूडेंट्स, बी 960 स्टूडेंट्स, सी 760 स्टूडेंट्स, डी 1000 स्टूडेंट्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी 960 स्टूडेंट्स। आमतौर पर 960 छात्रों के नामांकन के लिए की स्कूल की योजना बनाई जानी चाहिए, क्योंकि स्कूल है एक कक्षा 1 से 12वीं तक होती है और वहां पर 80 बच्चे होते हैं। हर एक क्लास में 40-40 बच्चों का सेक्शन होता है, तो टोटल 80 हो जाएंगे। और 80 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 क्लासेस से तो यहाँ पर संख्या हो जाती है 960। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Question number 17. The learning and knowledge aspect of National Curriculum Framework 2005 emphasizes। फिर से एनसीएफ 2005 पर क्वेश्चन आ गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सीखने और ज्ञान के पहलू पर जोर दिया गया है। कौन सी चीज पर ज्यादा जोर दिया गया है? ऑप्शन ए इंटरेक्टिंग विद टीचर्स, बी इंटरेक्टिंग विद पीयर्स, सी लर्निंग इन कंपनी ऑफ अदर्स, डी ऑल दीज। करेक्ट आंसर इज डी ऑल दीज। इंटरेक्टिंग विद टीचर्स ये एस्पेक्ट है वो एनसीएफ में शामिल किया गया है। बच्चा है अपने शिक्षक से बात करे, इंटरेक्ट करे। इंटरेक्टिंग विद पीयर्स, लर्निंग विद पीयर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार। और सी है लर्निंग इन कंपनी ऑफ अदर्स, दूसरे से अपने साथियों से या अन्य लोगों से सीखना। ये सभी एस्पेक्ट है वो रखे गए एनसीएफ 2005 में। सही उत्तर हो रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। ए गुड प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल शुड हैव। एक स्कूल के अच्छे प्राचार्य के पास क्या लक्षण होने चाहिए? अच्छा प्राचार्य, अच्छा प्रिंसिपल किसको मानेंगे? ऑप्शन देखते हैं। ए लॉफ्टी सेंस ऑफ ड्यूटी, बी साउंड जजमेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी। लॉफ्टी सेंस ऑफ ड्यूटी, उसको अपने समझ होनी चाहिए, अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति समझ होनी चाहिए। एंड सेकंड इज साउंड जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जजमेंट है वो उचित होना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्ड कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन फॉर ए स्कूल एंड इज यूजुअली नॉट फॉलोड दीज डेज। निम्नलिखित में से कौन एक स्कूल के लिए अनुशासन की एक पुरानी अवधारणा है और आमतौर पर इन दिनों इसका पालन नहीं किया जाता है? पुरानी अवधारणा है, पहले उसको माना जाता था, परंतु आज के नई एजुकेशन सिस्टम में, नई एजुकेशन पॉलिसीज के अनुसार उसको नहीं पालन किया जाता है। ऑप्शन ए सेल्फ डिसिप्लिन, बी परसुएशन, सी विलिंगली ऑब्जर्व्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, डी अनड्यू प्रेशर फ्रॉम अबव। करेक्ट आंसर इज डी अनड्यू प्रेशर फ्रॉम अबव। मतलब बेकार का, बिना बात का प्रेशर नहीं डालना है कि आपको इतने परसेंट सिलेबस करना है, कि इतने परसेंट परीक्षा में मार्क्स लाने हैं। वो अनड्यू प्रेशर है वो नहीं डालना चाहिए। इस बात को पुराने जमाने में माना जाता था, परंतु ये धारणा है वो नहीं मानी जाती। बाकी सारे चीजें हैं वो शामिल की गई हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अनुसार। सही उत्तर हो रहा है डी। और T20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। निम्नलिखित में से कौन एक स्कूल के छात्रों के लिए सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का हिस्सा है? ऑप्शन ए सब्जेक्ट क्लब्स, बी ड्रामेटिक्स, सी स्टूडेंट्स काउंसिल, डी ऑल दीज। करेक्ट आंसर इज डी ऑल दीज। सब्जेक्ट क्लब्स हैं वो शामिल किए गए हैं। सह पाठचर्या को करिकुलर एक्टिविटीज में ड्रामेटिक्स है वो भी शामिल किया है। स्टूडेंट्स काउंसिल है वो भी शामिल किया गया है। सही उत्तर हो रहा है डी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और बार बार रिपीट होते हैं, अभी भी ये इतने इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी परीक्षा को सिलेबस के कवर करने के लिए। एकेडमिक पार्ट, सर्विस रूल्स और जनरल पार्ट है, उस पर भी क्वेश्चंस हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।